तो हमने इजारेदारी व्यवस्था को लगभग पढ़ लिया था। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहली व्यवस्था है, वो आपकी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। इस व्यवस्था में पहला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो ये है कि लगान जितना वसूला जाएगा, ठीक है, लगान वसूली का 10/11 भाग कंपनी का, ठीक है, 10/11 भाग कंपनी को दिया जाएगा और अब बचा 1/11 भाग जमींदारों का हो जाएगा, जमींदारों का। अगर टोटल लगान 11 भाग है तो 11 में से जो 10 भाग है वो कंपनी का हिस्सा हो जाएगा और बचा 1 भाग जमींदारों का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इस व्यवस्था में एक मीडिएटर भी है। मीडिएटर मीन्स होता है मध्यस्थ भी है। यहाँ पे आपकी यहाँ पे कंपनी को मान लीजिए आप, ये रही आपकी कंपनी और ये रहे आपके ज़मींदार और यहाँ किसान। अब किसानों से टैक्स वसूल कौन करेंगे? जमींदार करेंगे। और जो किसानों से जो भी टैक्स आएगा उसको कंपनी के पास जमा कौन करेगा? जमींदार करेंगे। मतलब जमींदारों की जो ड्यूटी है वो क्या है कि किसानों से टैक्स लेकर आना और कंपनी में जमा करना आके। ठीक है। तो कंपनी की जो पॉलिसी है कि हमें जो टैक्स चाहिए वो लगभग हमें जो हमने तय किया है, हमें पूरे वर्ष में इतना टैक्स चाहिए। जमींदारों को ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो किसानों से ज़्यादा टैक्स ना वसूलें। जमींदारों का जितना मन होता था वो किसानों से उतना पैसा वसूल करते थे, क्योंकि जमींदारों पर कंपनी का या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो वो इतनी संख्या में नहीं आए हैं कि वो हर विभाग को ज़मीनी स्तर पर जांच पर रख सकें, ठीक है, या नियंत्रण रख सकें, क्योंकि उनकी संख्या इतनी नहीं है और भारत काफ़ी बड़ा देश है। तो जमींदार जानते हैं कि इंस्पेक्शन करने कोई नहीं आएगा या निरीक्षण करने कोई नहीं आएगा, तो अपनी मन मर्जी से किसानों से वो पैसा वसूल करते हैं टैक्स के नाम पर और बेईमानी करके अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन जो वैलिड टैक्स होता है उसका 11 में से 10 भाग कंपनी को जाता है और बचा 1 भाग जमींदारों को जाता है। ठीक है। कुछ समय के बाद या 1 साल के बाद 1794 में एक नियम आता है जिसे हम कहते हैं सूर्यास्त का नियम कहते हैं। इस नियम में कंपनी ने कहा कि हमें तय समय सीमा के अंदर टैक्स चाहिए और ये जो वार्निंग थी वो जमींदारों को दी गई थी। जमींदारों से कहा गया था कि हमें आप तय समय सीमा के अंदर टैक्स वसूल करके दीजिए आके, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो जमींदारी है वो नीलाम कर दी जाएगी, मतलब किसी और को दे दी जाएगी। तो इस नियम के अंदर क्या है कि तय समय सीमा के अंदर टैक्स जमा करिए, और अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ना करने पर जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। नीलाम करने का आशय होता है कि किसी और को दे दी जाएगी। अब जमींदार जब इस व्यवस्था के अंदर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो बेईमानी का पैसा है, किसानों से मनमर्जी का टैक्स वसूल कर रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं, तो जमींदार इस वार्निंग से डर जाएंगे। ठीक है। डर क्यों जाएंगे? क्योंकि उनका फ़ायदा रुक जाएगा, जो प्रॉफिट हो रहा है वो बंद हो जाएगा, फिर प्रॉफिट कोई और लेगा जो जमींदार बनेगा। तो इस वार्निंग के बाद जमींदार अब थोड़ा सा और स्ट्रांगली होकर किसानों से टैक्स वसूल करेंगे और अब किसानों का शोषण भी ज़्यादा होगा। ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो किसानों के पास टैक्स जमा करने का पैसा कहाँ से आएगा?
तो अब किसान टैक्स का पैसा जमा करने के लिए साहूकारों के पास जाएंगे, ठीक है, पैसा उधार लेने के लिए, टैक्स देने के लिए, ठीक है। तो साहूकार उन्हें जो पैसा है वो फ्री में तो देंगे नहीं, वो कहेंगे कि हमें आप कुछ गिरवी रख के जाओ और उसके बदले पैसा लेकर जाओ। तो किसान अपनी भूमि को गिरवी रखेंगे या फिर जो आभूषण उनके पास हैं, ठीक है, वो गिरवी रखेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, किसानों को दो तरफ से शोषित किया जाता है। एक तो साहूकार वर्ग भी आ जाएगा, ठीक है, और जो जमींदार वर्ग है वो तो है ही पहले से, ठीक है। इससे क्या होगा, किसानों की जो हालत है वो बहुत बेकार हो जाएगी इन व्यवस्थाओं के कारण। तो ब्रिटिश भारत में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी भू राजस्व प्रणालियाँ हैं, उसमें से कोई भी प्रणाली ऐसी नहीं है जिसमें किसानों का शोषण ना हुआ हो। क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो भारत देश के नहीं हैं, बाहर से आए हैं, ठीक है। बाहर से आया हुआ कोई भी वर्ग किसी जब अन्य देश पर शासन करने आएगा तो उस देश के जो किसान हैं या कोई भी वर्ग है उस पर मेहरबान क्यों होगा या उसे सिंपैथी क्यों दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज़ों का जो मोटिव है वो क्या है, पैसे इकट्ठा करना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना इनकम हो जाए उनकी, उन्हें किसानों की स्थिति से क्या ही मतलब हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो व्यवस्था है वो भारत के 19% भाग पर लागू है। और इस 19% भाग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक आता है, ठीक है। उत्तरी कर्नाटक के कुछ भाग आते हैं। कुछ नियम इसमें और भी हैं कि अगर आप तय समय सीमा के अंदर टैक्स नहीं दे पाए, किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों के लिए जो नियम है वो क्या है कि अगर आप तय समय सीमा के अंदर टैक्स नहीं दे पाए तो आपकी जो भूमि है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। पहला नियम ये हो जाएगा। आपकी खेती में आपको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो भूमि जब्त हो जाएगी। अच्छा, ज़मींदारों को व्यवस्थाओं से जो भी ये प्रणालियाँ हैं इनसे फ़ायदा हो रहा है। तो जब 1857 का जब विद्रोह होता है तो ये जमींदार वर्ग है ये इस विद्रोह से भारतीयों की साइड ना होकर अंग्रेज़ों का साथ देता है। क्योंकि जमींदार वर्ग चाहता है कि अंग्रेज़ भारत से कभी जाएं ही नहीं। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है, ढेर सारा पैसा मिल रहा है, जितना मन चाहते हैं वसूलते हैं किसानों से जाके, ठीक है। और ये जो व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त, इसकी तारीफ की है कुछ बुद्धिजीवियों ने, ठीक है, भारतीय बुद्धिजीवियों ने। उनमें दो नाम प्रमुख हैं, एक नाम है आर.सी. दत्त का, इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त, और राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया है, इस व्यवस्था की प्रशंसा की है और कहा है कि पूरे भारत पर लागू कर दो, ठीक है, ऐसा बोला है। राजा राम मोहन राय ने कहा है, इन्होंने दोनों लोगों ने तारीफ की है और कहा है, ने कहा इस व्यवस्था को संपूर्ण भारत में या पूरे भारत में लागू कर दो, ठीक है, ऐसा बोला इन्होंने। अब किस बेस पर बोला था वो तो यही दोनों लोग जाने, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगली जो आपकी व्यवस्था है उसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। सेकेंड जो है आपकी उसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की कमियों को देखते हुए, ठीक है, इसमें नियम बनाएगा कि हम कोई भी मध्यस्थ नहीं रखेंगे, मतलब कोई भी मीडिएटर नहीं होगा, नो मीडिएटर, कोई मध्यस्थ नहीं। और ये नियम इन्होंने क्यों बनाया,
इन्हें ऐसा लगा कि इनकी जो इनकम हो रही है वो कम हो रही है। और ऐसा क्यों था? क्योंकि ज़मींदार जो थे वो बीच में पैसे की बेईमानी कर रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने मतलब कंपनी के अधिकारियों ने, कि हम अब कोई मध्यस्थ नहीं रखेंगे। मीडिएटर होता है मध्यस्थ। तो जो व्यवस्था है इसमें कंपनी और किसान अपना पैसा सीधे कंपनी में जमा करेंगे, मतलब टैक्स का पैसा। ठीक है। इस व्यवस्था को के जो जनक माने जाते हैं वो टॉमस मुनरो व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो व अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। ठीक है, इनको माना जाता है। सबसे पहली बार व्यवस्था ये लागू हुई थी तमिलनाडु के 12 महल जिले में। ठीक है। तो 1792 में पहली बार यह व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 12 महल जिले में लागू की गई। ठीक है। सबसे पहली बार कब लागू हुई? 1792 में। ठीक है। इसके बाद 1820 में मद्रास में लागू होती है। मद्रास में लागू। ठीक है, 1820 में। 1825 में मुंबई में लागू होती है। मुंबई में लागू। और 1828 में पूरे दक्कन क्षेत्र में लागू होती है या लागू हो जाती है। अब आपके मन में आया होगा दक्कन क्षेत्र क्या है? तो भारत के मैप में जो आप ट्रायंगुलर शेप का एरिया देखते हैं वो आपका दक्कन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये व्यवस्था भारत के रैयतवाड़ी व्यवस्था आपके भारत में 51% हिस्से में लागू थी। 51% हिस्से में लागू थी। कितने हिस्से में? 51% हिस्से में लागू थी। और कितने समय के लिए? तो 30 वर्ष के लिए लागू थी। 30 वर्ष के लिए लागू थी। लगान की जो दर थी वो निश्चित की गई थी कि आपको लगान कितना देना है। लगान 1/3 ये निश्चित था। अगर आपको उत्पादन 3 है, ठीक है, तो आपको उसका एक हिस्सा एज ए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको उत्पादन 3 है तो आपको उस उत्पादन का एक हिस्सा एज ए टैक्स देना पड़ेगा। और जैसे कि पहले वाली पॉलिसी में नियम है कि अगर आप टैक्स नहीं दे पाओगे तो आपकी जो भूमि है उसको जब्त कर लिया जाएगा। और जो सूर्यास्त का नियम है वो यहाँ भी लागू होता है कि आपको तय समय सीमा के अंदर आपको टैक्स पे करना है कंपनी को। ठीक है। तो इस व्यवस्था में आपका इतना पॉइंट आ जाएंगे। हमारी लास्ट इम्पॉर्टेंट व्यवस्था जो है उसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। इसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था को 1822 में लागू किया जाता है। इसमें फिर से मीडिएटर वर्ग की एंट्री होती है।
मीडिएटर मतलब मध्यस्थ, इसमें फिर से आ जाता है। इसमें क्या है, कंपनी, किसान और बीच में मुखिया। मुखिया या आज की भाषा में जानेंगे तो गांव का प्रधान कह सकते हो आप, मुखिया कह दो या प्रधान। मतलब जो गांव का जो मेन होता है उसको एज ए मध्यस्थ कंपनी ने अपॉइंट कर लिया इस व्यवस्था में। तो मुखिया या प्रधान किसानों से टैक्स लेकर, ठीक है, किसानों से टैक्स लेकर कंपनी को जमा करता है आके। अब इसमें लगान लेने का या टैक्स लेने का जो नियम वो चेंज कर दिया गया है। अब किसी एक किसान से इंडिविजुअली टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब पूरे गांव की उपज के आधार पर, मतलब पूरे गांव की खेती में जितना टोटल उत्पादन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। अगर उत्पादन ज़्यादा हुआ है तो उसी के आधार पर उसका विश्लेषण करके टैक्स निर्धारित किया जाएगा। उत्पादन कम हुआ है तो एवरेज टैक्स हो जाएगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। इसमें रूल क्या है, लगान का निर्धारण, लगान का निर्धारण पूरे गांव की उपज के आधार पर, उपज के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। इसमें कंपनी के किसानों से सीधा संपर्क नहीं है, मुखिया या प्रधान के माध्यम से, ठीक है। किसी एक किसान पर टैक्स नहीं लग रहा है या टैक्स की दर नहीं लग रही है, पूरे गांव की उपज के आधार पर टैक्स लग रहा है। ये जो व्यवस्था है 1822 में लागू हुई थी और इसको लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। ये जनक माने जाते हैं व्यवस्था के, जनक, ठीक है। व्यवस्था को 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। इसमें जो एवरेज रेट रखा गया था लगान का स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले लगान लगभग था उत्पादन का 2/3 भाग जो रखा गया, ठीक है। लगान जो था वो पहले उत्पादन का 2/3 भाग रखा गया था। बाद में संशोधन होता है तो संशोधन के बाद इसे 2/3 से हटाकर 1/2 या 50% कर दिया जाता है, तो ये आपकी मालवाड़ी व्यवस्था के अंदर इतने टॉपिक्स आते हैं। आपको बस याद रखना है कि किस सन में लागू हुई थी, किसने लागू की, कितने भाग पर लागू की गई थी, ठीक है। और इसको लगभग 30% भाग पर लागू किया गया, ठीक है। 30% भाग पर लागू किया गया था। कितने भाग पर? 30% भाग पर। तो यहाँ से आपकी जो तीन प्रमुख व्यवस्थाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इसके बाद कुछ 1 या 2 अन्य व्यवस्थाएं और हैं जो प्रमुख हैं। जैसे कि एक प्रथा है तिनकठिया प्रथा, ठीक है। तिनकठिया प्रथा का जो जिक्र होता है वो आपके चंपारण आंदोलन के समय होता है। तिनकठिया प्रथा, ये जो प्रथा है मुख्यतः चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार में प्रचलित थी। इसमें क्या था कि आपको भूमि के 3/20 भूमि के
भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ेगी। लिखा है यहाँ पे करनी पड़ेगी, मतलब ये आपको नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, कि आपको अगर आपके भूमि का जो हिस्सा है वो 20 भाग है, तो 20 भाग के तीसरे हिस्से पर आपको नील उगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी प्रथा के कारण चंपारण आंदोलन होता है, जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया जाता है, और ये 1917 में होता है। और गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक अन्य प्रथा जो है उसका नाम है दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा, ये प्रथा आपकी विशेषकर पश्चिमी भारत में फेमस है। पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी, और मुख्यतः मान लीजिए आप, मुख्यतः सूरत में इसका प्रभाव था। ये जो दुबला हाली आप शब्द देख रहे हैं, ये एक दास वर्ग, ठीक है, दास वर्ग से संबंधित है। दास वर्ग से संबंधित है। ठीक है, दुबला हाली या बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं। ठीक है, दास वर्ग या बंधुआ मजदूरी से संबंधित प्रथा है। इसके अंतर्गत क्या है, दुबला हाली कहलाने वाला वर्ग, दुबला हाली कहलाने वाला वर्ग अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का तथा स्वयं का संरक्षक मानते थे। वो मानते थे कि जो हमारे मालिक हैं वो हमारे संरक्षक भी हैं और हमारी संपत्ति के भी संरक्षक हैं। ठीक है, और ऐसी विचारधारा एक दास वर्ग से संबंधित ही हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आपकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ब्रिटिश भारत से संबंधित वो सभी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, हमने उनको टॉपिक वाइज ठीक प्रकार से पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा पूछा जाना संभव नहीं है। हो भी सकता है कुछ ऐसा पॉइंट निकल आए, तो आप किसी अदर बुक से थोड़ा बहुत और देख लीजिए जो भी पॉइंट छूट गए हों। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।